हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। आज का हमारा बेसिक तौर से जो टॉपिक है वह अशोक के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक आपके क्लास हमारा जो 6 है उसका हिस्ट्री का चैप्टर 7 है। इसमें हम बात करेंगे अशोक के बारे में कि यह कैसे एक अनोख सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। क्योंकि आपको पता होगा कि जब अशोक कलिंग वॉर करता है, जब अशोक कलिंग युद्ध करता है तो कलिंग युद्ध के बाद उसने उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं किया। ऐसा क्या कारण था कि उसने उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करता है? क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसने देखा कि इस युद्ध में लगभग 2 लाख से ज्यादा के लोग मर चुके थे। जब 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके थे तो उसी के बाद इसने एक नई प्रकार की प्रथा जिसका नाम था धम्म का इस्तेमाल करता है। धम्म को ये बढ़ावा देता है। धर्म को बढ़ावा जब देता है तो इसने इसमें ऐसी विचारधाराओं को अपनाया था जिसके माध्यम से उसने आगे जाकर के युद्ध का त्याग कर देता है। फिर युद्ध को वो कभी भी अपनाता नहीं है। तो आइए बात करते हैं इसी के ऊपर एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। क्लास देखो, पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अब आपको पता है, आप हमारे भारत में कई प्रकार की ऐसी चित्रों को देखते होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे अशोक साम्राज्य से लिए गए थे। मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में यह एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। आइए देखते हैं इसी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। कह रहा है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा सा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अब आपको पता है कि इस प्रकार की चीजों को यदि पत्थरों से काट के बनाया जा रहा है और इसे पत्थरों पर स्थापित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये अपने इतिहास को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने इतिहास को गवा देता है कि उस समय किस प्रकार की प्रथा होगी, किस प्रकार का तकनीक होगा, किस प्रकार की उनके पास ज्ञान होंगे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। उत्कीर्ण का मतलब होता है उसके ऊपर छपवाना या लिखवाना होता है। तो यहाँ पर लिखवाए गए। जब लिखवाया गया तो इससे पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अब किसी भी राज्य को यदि साम्राज्य कहा जा रहा है तो कहीं ना कोई तो बड़ी बात होगी। मतलब ये हुआ कि इस समय राज्य को साम्राज्य कहने का मतलब था उनका एक बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र, बहुत बड़े इलाके पर उनका कब्जा, या बहुत बड़ा साम्राज्य होना, या बहुत बड़ा राजा होना। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अब आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अशोक के साम्राज्य के बारे में, वह एक्चुअल में क्या था, तो वह एक्चुअल में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। क्या था? तो वह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वह किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। कब? तो 2300 साल पहले की थी। ठीक है ना। कहता है चाणक्य या कौटिल्य। अब आपको पता होगा कि चाणक्य और जो कौटिल्य है वो दोनों एक ही हैं। क्योंकि कई कई जगहों पर चाणक्य को हम कौटिल्य कहते हैं तो कई कई जगहों पर कौटिल्य को हम चाणक्य कहते हैं। तो दोनों का जो नाम है वह लिखा तो है अलग अलग, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। क्या थे? तो दोनों एक ही व्यक्ति थे। आगे देखो, कहता है क्या, इनके नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। मतलब कि जो चाणक्य या कौटिल्य है इन्हीं दोनों ने क्या किया था? तो इन्हीं दोनों ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ऐसा क्यों किया था? क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त की सहायता चाणक्य ने क्यों की थी? क्योंकि चाणक्य चाहते थे कि एक ऐसा राज्य स्थापित हो जिसमें लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए काम हो सके। अर्थात ये जनतंत्र की बात किया करते थे। जनतंत्र की ये बात किया करते थे। लेकिन जनतंत्र पे जो राज किया जाए वो राजा के द्वारा ही किया जाए, लेकिन वो जनतंत्र के द्वारा या जनता के हितों के अनुसार हो।
ऐसे राज्य की स्थापना करने के बारे में चाणक्य अपनी किताबों में विस्तार से बताया करते थे। तो चाणक्य के द्वारा जो किताब लिखी गई वो कौन सी थी? तो उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम था यहाँ पर राजनीति शास्त्र था, राजनीति शास्त्र। और इसके साथ साथ इनके दूसरी किताब का नाम था अर्थशास्त्र था। कहता है चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक एक किताब में मिलते हैं। अब यहाँ पे आती है वंश के बारे में, तो ये जानते हैं वंश क्या है और क्या नहीं। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हम इसको पढ़ सके वंश के बारे में। चलिए आइए देखते हैं वंश के बारे में क्या कहता है। कह रहा है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे कि अब ए का बेटा बी हुआ तो बी राजा बनेगा, फिर यहाँ पर बी का बेटा सी हुआ तो सी राजा बनेगा यहाँ पर, फिर इसका बेटा डी हुआ तो डी राजा बनेगा। तो ये एक ही वंश के लोग हैं, ए वंश के लोग हैं। तो यहाँ पर जब एक वंश के सदस्य के लोग जब बार बार लगातार राजा बनते हैं तो वह एक ही वंश के होते हैं। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए थे। कौन कौन से? चंद्रगुप्त हुआ था, उसका बेटा बिंदुसार हुआ था, और फिर आपका बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ था। तो ऐसे इसमें लोग थे जो इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजा हुए थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, बहुत से साम्राज्य के अंदर नगर थे। इन सभी नगरों को आप आइए मानचित्र में देखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो काले काले हैं और जो अभिलेख वाले हैं वो लाल वाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर इस समय देखने को मिल जाते हैं। तो वो था हमारे पास तक्षशिला था, दूसरा आपके पास था कौन सा? पाटलिपुत्रा था, तीसरा था उज्जैन था, और कोई है। तो ये तीन इसमें नगर हमें देखने को मिल जाते हैं, पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला। ये कुछ महत्वपूर्ण नगर आपके मौर्य साम्राज्य के टाइम में देखने को मिलते हैं। इसमें कहता है इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कितनी थी? तीन प्रमुख राजधानियां थी। कितनी राजधानी थी? तो तीन प्रमुख राजधानियां थी। पहला था आपका पाटलिपुत्रा था, दूसरा था आपका उज्जैन था, और तीसरा था आपका तक्षशिला था। ये तीन उसकी प्रमुख राजधानियां मिल जाती हैं। अब कह रहा है जो तक्षशिला है ये राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग पर देखने को मिल जाता है। आइए देखते हैं पाटलिपुत्रा सॉरी तक्षशिला के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप तक्षशिला के बारे में। ये जो तक्षशिला है ये इंडिया के नॉर्थ में बसा हुआ है और वेस्ट में बसा हुआ है। तो यहाँ से जो रास्ता इधर की ओर आता था ये इस रास्ते पर बसा हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? नॉर्थ वेस्ट आने वाले रास्ते के ऊपर इन्हें बनाया गया था। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी तरफ हमारे पास उज्जैन था। ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पे पड़ता है। आइए देखते हैं उज्जैन के बारे में। देखो आपको दिख रहा है उज्जैन। तो यहाँ से जो लोग इधर से नीचे की ओर जाया करते थे उनको जाने के लिए उनके जाने के लिए रास्ते पर इसे बनाया गया था, उज्जैन को यहाँ पर बनाया गया था। फिर आगे कहता है कि शायद नगरों में व्यापारी रहा करते होंगे, सरकारी अधिकारी रहा करते होंगे, शिल्पकार रहा करते होंगे। अब ये जो नगर आप देख रहे हैं ये नगर आपका कहाँ पे बसा हुआ है? तो ये नगर आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सिंधु नदी के किनारे आपको पता होगा कि यहाँ पर कई सारे व्यापारिक व्यापारिक नगरों की स्थापना की गई थी। जब व्यापारिक नगरों की स्थापना होगी तो यहाँ पे बड़े स्तर पर क्या होगा? व्यापार होगा। जब व्यापार होगा तो यहाँ पर व्यापार के लिए हमने शिल्पकारों को स्थापित किया होगा, तो यहाँ पर शिल्पकार को भी बनाया गया होगा। यहाँ पर मूर्तिकार रहते होंगे, मूर्तिकार। इसके साथ साथ यहाँ पर खेती होती होगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे ताकि यहाँ से नदियों के माध्यम से अच्छे तरीके से आप लेन देन या आवाजाही का काम कर सके या ट्रांसपोर्ट का काम कर सके। यहाँ पर कहता है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। देखो मध्य इलाके कैसा कह रहा है? मध्य इलाका हमारे इंडिया का जो मिडिल पार्ट, तो मिडिल पार्ट जो आपका आता है वो ये रहा आपका मिडिल पार्ट। हम इसको दूसरे रंग से कलर करते हैं ताकि समझ में आपको आ सके। ये है आपका मिडिल पार्ट।
ये जो आप देख रहे हैं मिडिल पार्ट, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये आपका जंगली क्षेत्र का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं क्या मिल जाता है, पहाड़ी क्षेत्र मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा जंगल सा इलाका मिल जाता है। ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा है वहाँ लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार अपना जीविका चलाने के लिए करते थे, क्योंकि यहाँ से आसानी से इन लोगों को जानवर मिल जाया करते थे। यहाँ से आसानी से इन लोगों को अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कुछ फूड मिल जाया करते थे, और इसी के ऊपर ये लोग रह करके अपना भोजन का निर्वहन किया करते थे। कहता है कि साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अब ऐसा क्यों भाई? आइए थोड़ा देख लेते हैं, इस मैप के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे भारत में जो स्थिति है वो अलग अलग है। जैसे कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो ऊपर का पूरा इलाका है, ये इलाका आपका ठंडा इलाका है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आपके ऊनी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो ऊनी कपड़े पहनते हैं। लेकिन आपको पता है, थोड़ा सा और नीचे की ओर आते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इलाके वाला इलाका, यहाँ के जो लोग रहा करते होंगे, यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वह सूती कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी के कारण इनको राहत हो सके, राहत से बचाव हो सके। यहाँ पर लोग ऐसे ही खाना खाते होंगे जो इनके शरीरों को संतुष्टि प्रदान कर सके और इनके लोगों को ज़्यादा एनर्जी दे सके। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो आपको मिलेगा ये राजस्थान का इलाका, ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ के लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते होंगे ताकि इन लोगों को गर्मी के टाइम में ज़्यादा लू ना लगे और ठंडे के टाइम में ज़्यादा ठंडा ना लगे। थोड़ा सा और इसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको शीतलहर चलती है, मतलब कि बहुत ठंडी हवाएं तेज चलती है। तो यहाँ के लोग ने भी यहाँ पे कुछ ऐसे मोटे कपड़े पहने होंगे, ऊनी वस्त्र, जैसे उनको ठंडी ना लगे। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों का अलग अलग पहनावा था। लेकिन खाने की बात करें तो ऊपर के लोग कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिससे उनको ज़्यादा गर्मी मिल सके। लेकिन जो मैदानी भाग के लोग होते हैं इनको साधारण सा खाना चाहिए था, खाना खाने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो यहाँ के अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की खाने को और कपड़ों को पहना गया। आप हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आपको क्या मिल जाता है? तो ये रहा आपका हरियाणा, और हरियाणा में आपको यहाँ पर पराठा मिल जाता है और लस्सी मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं आप लोग, यहाँ पर दिल्ली, यूपी और बिहार के आसपास, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, तो रोटी दाल चावल खाते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो इस वाले इलाके में आपको क्या खाते हैं, तो लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, व्यंजन खाते हैं। जैसे कि आप कहते हैं यहाँ पर ढोकला फाफड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग भारत के हिस्सों में लोग अलग अलग प्रकार के भोजनों को इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि राज्य साम्राज्य से कैसे अलग होता है। चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है। अब आपको पता है, ये जो आप मैप देख रहे हो, इस मैप में आप कहाँ कहाँ पर देख रहे हो कि लाल लाल बिंदु पड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे एक तो है कांधार तक, जो आपका कहाँ पर है, वेस्ट में है। दूसरा यदि ईस्ट की बात करते हैं तो वो है आपके पास पाटलिपुत्रा है, ये जो आपका ईस्ट में है। तो आपका नीचे बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी है जो साउथ में है। तो अब इसी तरह अंदाजा लगाइए कि इसका जो साम्राज्य था वो भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। इसीलिए इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए हमें काफी ज्यादा मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ने लगी। कहता है इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर को इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर कर को लगाया और लोगों से इकट्ठा किया, ताकि ये अपने राज्य के संसाधनों को पूरा कर सके। ठीक है क्लास। कह रहा आगे कि साम्राज्य का प्रशासन, इन्होंने अपने साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चालू किया होगा। कह रहा है मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया गया था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाके में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये था कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कर को इकट्ठा किया गया, किन किन से इकट्ठा किया गया, तो देखो सीधे सीधे क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है इलाके गांव और शहरों के किसान। तो यहाँ पर पहली बात तो सीधे किसानों से कर को इकट्ठा किया गया। दूसरा कह रहा है क्या, पशुपालकों से इकट्ठा किया गया, पशुपालकों से कर को इकट्ठा किया गया।
तीसरा कह रहा है शिल्पकार से कर को इकट्ठा किया गया, शिल्पकार। आगे कह रहा है आपका क्या, व्यापारी। तो इन लोगों से यहाँ पर कर को इकट्ठा करने का काम किया गया। क्लास देखो इसमें आगे कह रहा है क्या, अब इन सभी को इकट्ठा करने के लिए, यहाँ पर हमने क्या बनाया, तो यहाँ पर हमने एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो इस प्रकार के टैक्स को इकट्ठा करेगा। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सजा का प्रावधान भी करते थे या सजा भी दिया करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया गया था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखा करते थे। अब इन अधिकारियों की देखरेख के लिए हमने क्या किया, तो देखरेख के लिए हमने जासूस को स्थापित किया, जिसे हम कहते हैं क्या, संदेश वाहक कहते हैं, संदेश वाहक कहते हैं। जो हमेशा ही यहाँ पर अधिकारियों के काम पर ध्यान रखा करते थे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहता है इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब कुछ नियंत्रण किया करता था। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर बात आती है कि जो राजा जो था वो कभी भी अपना निर्णय खुद नहीं लिया करता था। ये अपना निर्णय जो है वह किससे लेता है, तो मंत्रियों की सहायता से लिया करता था, मंत्रियों की सहायता से। अब यदि मंत्रियों की सहायता की बात की जाए तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मंत्री परिषद की जानकारी मिल जाती होगी, मंत्री परिषद। क्योंकि मंत्री परिषद के अंदर ही विभिन्न प्रकार के मंत्री बैठा करते होंगे और एक साथ बैठ करके विभिन्न मुद्दे के ऊपर बहस किया करते होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे या क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया गया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा गया था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल या गवर्नर बना करके भेजा गया था। अब गवर्नर का जो कॉन्सेप्ट है वह आज से नहीं, लगभग 2300 साल पहले से ही चलता आ रहा है कि हमने अपने भारत के अंदर शासन करने के लिए क्या स्थापित किया था, तो हमें अपने भारत के अंदर शासन करने के लिए गवर्नर को स्थापित किया था। यहाँ पे कह रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का भी माना जाता था। कहता है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। इनके इलाके में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है क्या, अब जो प्रादेशिक केंद्र थे, प्रादेशिक केंद्रों के बीच के क्षेत्र, इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर मार्ग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बात करता है मार्ग की, तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए किन किन मार्गों का इस्तेमाल किया गया होगा, तो यहाँ पर दो मार्ग का इस्तेमाल किया गया। पहला था आपका स्थल मार्ग इस्तेमाल किया गया था और दूसरा था यहाँ पर जल मार्ग का इस्तेमाल किया गया था। जल मार्ग की यदि बात करते हैं तो इसी के लिए इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्रा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। कोई मुझे बताएगा कि पाटलिपुत्रा ने इनकी राजधानी कब बनाई थी, तो इनकी राजधानी जो था वो 4th सेंचुरी में बनाने का काम करते हैं। मतलब 4th सेंचुरी में इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर से स्थापित करके इन्होंने पाटलिपुत्रा बना ली थी। और यहाँ पर जो पाटलिपुत्रा था, इनके किनारे में आपकी गंगा नदी बहती थी। तो गंगा नदी की सहायता से और इनकी कई सारी सहायक नदियों की सहायता से यहाँ पर व्यापार करना आसान हो गया था। तो ये जल मार्ग काफी ज्यादा फैला हुआ था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपने व्यापार करने के लिए स्थल और जल मार्ग का इस्तेमाल बड़े स्तर पर ये लोग करते हैं। आइए बात करते हैं आगे। तो आगे कहता है हमारे पास क्या, कहता है कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया गया था। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना कि भारत के कौन कौन से हिस्से किन के लिए फेमस था। तो देखो क्लास खास खास से ध्यान देना यहाँ पर एक किताब है। तो ये जो किताब है अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, तो जो अर्थशास्त्र था ना हमारे पास, जो अर्थशास्त्र था, इस किताब को किसने लिखा था, इस किताब को लिखा गया था चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, चाणक्य के द्वारा। इस किताब के अंदर हमें जो बताया गया
वह नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में किसके लिए फेमस था ये? तो ये हमारे पास फेमस था कंबल के लिए फेमस था। लेकिन हमारे पास कह रहा है कि जो साउथ का इंडिया था, जो साउथ इंडिया हमारा जो पार्ट है, साउथ इंडिया जो था वो किसके लिए फेमस था? तो वो था हमारे पास सोने के लिए फेमस था, और यहाँ पर कीमती पत्थर के लिए फेमस था। ये कीमती पत्थर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अब सोने के लिए इसीलिए फेमस था क्योंकि स्वर्ण यहाँ पर हमें स्वर्णगिरी नामक एक शहर की जानकारी मिल जाती है। स्वर्णगिरी नामक एक शहर की जानकारी मिल जाती है, और स्वर्णगिरी के आसपास भी यहाँ पर अशोक सम्राट के द्वारा एक राजधानी की स्थापना की गई थी, ताकि यहाँ पर इसको नियंत्रण किया जा सके। कहते हैं कि संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे यहाँ पर। क्लास का कह रहा है क्या? नजराने की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि जहाँ कर कर जो था वो क्या था? नियमित ढंग से। जैसे कि आप लोग अपना टैक्स फिल करते हो, तो आपका जो टैक्स होता है वो हर 6 महीने पर या 3 महीने पर आपको जमा करना पड़ता है। तो आपको 3 महीने या 6 महीने पर लगातार जमा करना पड़ता है। लेकिन जो नजराना था, वो नजराना कभी कभी आपने 1 साल में पे कर दिया। तो जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं, जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो आप क्या पेश करते हैं? उसको नजराना पेश करते हैं, भेंट देते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप गिफ्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो देते हैं, आप जब जाएंगे तभी तो देंगे। तो ये अनियमित होती है। आपको जब मन होगा तब आप देंगे, जब आपको मन होगा तो नहीं देंगे। तो कहता है यहाँ पर क्या कहता है कि इकट्ठा किया गया था, और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोगों से लिए गए थे। अब आपको पता है कि जब गिफ्ट देते हैं, तो क्या आप गिफ्ट उसकी इच्छा से देते हैं? क्या नहीं ना, वो आप अपनी इच्छा से देते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोग मुद्रा दिया करते थे। कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ शिल्प दिए करते थे। शिल्प का मतलब होता है यहाँ पर कुछ हैंडीक्राफ्ट देने का काम किया गया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर नजराने के तौर पे कर भी दिया करते थे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपने नजराने को राजा को देना चालू किया था। यहाँ पर आगे बात कर रहा है सम्राट की राजधानी। कह रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। कहता है जो कुछ देखा उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब मेगास्थनी जो था ना, वो भारत की ओर आता है, और भारत का वो क्या करता है? दर्शन करता है। तो भारत में उसने जो भी दर्शन किया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो आइए देखते हैं कि उसने इसके बारे में क्या बताया है, उसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर हमें विवरण का एक अंश दिया गया है। कहता है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया गया था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। मतलब यह हो गया कि आज के टाइम में थोड़ा समझो। आज के टाइम में जब जब भी कभी पीएम मोदी जी कहीं जाते हैं, तो उनके चारों ओर क्या रहती है? तो उनके चारों ओर सिक्योरिटी रहती है। तो चारों जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा बल जो रहता है, वो काफी दूर दूर तक फैले रहते हैं। तो उनका जो साम्राज्य होता है, उनका जो सिक्योरिटी बल होता है, वो काफी बड़ा होता है और विस्तार होता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से इनकी भी सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। कह रहे हैं राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, कोई हत्या करने की कोशिश ना करे। उनका खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि पता था कि किन्हीं लोगों को यदि सोते हुए पकड़े गए तो हो सकता है कोई हत्या कर दे, या कोई जालसाजी रच करके उन्हें मार दे। तो ऐसे चीजों के लिए उन्हें हर 2 दिन के बाद कमरे को चेंज किया गया था। और कह रहा है कि और पाटलिपुत्र अर्थात आधुनिक पटना के बारे में इन्होंने क्या बताया है, आइए देखते हैं। तो कहते हैं कि यह एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, मतलब गेट देखने को मिल जाते हैं। ये 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी घर और लकड़ी कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। राजा का महल भी काठ मतलब लकड़ी से बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। तो अभी के टाइम में कोई आप में से कोई पटना गया है? यदि आप पटना जाओगे तो पटना के चारों ओर आप यदि देखोगे तो वहां पर कई सारे ऐसे
वन मिलेंगे, क्षेत्र मिलेंगे जहाँ पर पक्षियों को चहचहाते हुए आप देख सकते हैं। आपने वहाँ पर यदि गए होंगे तो आपको वहाँ पर गोल घर मिल जाएगा। आपको वहाँ पर मिल जाएगा क्या? तो आपको वहाँ पर एक जू मिल जाएगा। पटना में एक जू भी है, तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार से जीव जंतुओं को संरक्षित करने का काम पहले से ही चलता आ रहा था। यहाँ पर ये कहता है कि और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं जहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र रहा करते थे। उनकी उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें ला करके देंगे। मतलब ये हुआ कि जंगल के लोगों के ऊपर भी इस समय कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको भी कुछ न कुछ काम दिए गए थे। कह रहे कि अशोक एक अनोखा सम्राट था, लेकिन कैसे अनोखा सम्राट था, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अनोखे सम्राट के बारे में बात करें तो कहता है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक माने जाते हैं। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की थी। तो किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। ये अभिलेख क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि अभिलेख क्या होता है? तो अगला ध्यान देना, अभिलेख का मतलब होता है ना, जब आप अपनी चीजों को किसी के माध्यम से लिखने का काम करते हो, मतलब आप अपनी जानकारियों को लिखने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्राचीन टाइम में लोग जो लिखा करते थे वह पत्थरों पे लिखा करते थे, या फिर इन लोगों ने गुफाओं में लिखने का काम चालू किया था। तो इन्होंने गुफाओं में पत्थरों पर लिखने का काम चालू किया था। कुछ लोगों ने तो बाद में जाकर के, जब अशोक आता है तो उसने लोहे के पिलर बनवाए थे और लोहे के पिलर के ऊपर भी लिखवाए थे। जैसे कि आज के टाइम में आपको पता होगा कि जो आपका कुतुब मीनार है उसके आंगन में एक लोहे का स्तंभ है। उस लोहे के स्तंभ पर आपको पता है कुछ ना कुछ लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में। तो उस प्रकार के लिखने का जो काम किया गया था वो अशोक सम्राट के द्वारा ही काफी बड़े स्तर पर किया गया था। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अभिलेख का इस्तेमाल किया गया था। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ चुका है, कह चुका है क्या? अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख लिखे गए वह सामान्यतः दो भाषाओं में लिखे गए। पहला जो भाषा था वो था प्राकृत भाषा और दूसरी जो भाषा थी वह थी ब्राह्मणी भाषा थी। अब यहाँ पे बात आती है यही कि प्राकृत भाषा क्या होती है और ब्राह्मणी भाषा क्या होती है। यदि हम बात करते हैं प्राकृत भाषा के बारे में, तो प्राकृत का मतलब होता है जिसमें लोगों ने अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए चित्रों की सहायता ली थी और चिन्हों की सहायता ली थी। तो उसे हम कहते हैं क्या? प्राकृत भाषा कहते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई खास लिपि नहीं था, इनका अपना कोई खास लिपि नहीं था। लेकिन ब्राह्मणी भाषा की बात करते हैं तो ब्राह्मणी भाषा का संबंध थोड़ा सा संस्कृत से होता है, क्योंकि इनका बाद में जब इनकी खोज की गई, तो बाद में जब इनकी खोज की गई तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये भाषा जो है वह भाषा संस्कृत से मेल करती है। ठीक क्लास, आइए देखते हैं इसके बारे में आगे। जब ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के अभिलेख में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कहता है लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। कहता है जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों मतलब मरे हुए के प्रति दयावान होते हैं, वे युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। तो इतना ध्यान देना कि इसने आगे जाकर के क्या इस्तेमाल किया, तो आगे जाकर के इसने धम्म का प्रचार किया। धम्म का क्या किया? तो धम्म का प्रचार किया, मतलब फैलाने का काम चालू करता है। कहता है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ। उत्कीर्ण का मतलब हो रहा है लिखवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे या पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए।
कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, ये आपको धर्म के बारे में पता चल जाएगा। धर्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है धर्म। ये प्राकृतिक रूप है। धर्म जो है ये एक प्राकृतिक रूप है। आइए बात करते हैं अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। बात कर लेते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध में किस प्रकार की सफलता प्राप्त की थी। यहाँ पे कह रहा है, क्या कहता है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध रंजित हिंसा और खून खराबा देखकर उसने युद्ध से वितृष्णा हो गया। वितृष्णा का मतलब होता है कि वह उससे क्या हो गया था, वह उससे दूर हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब कि उन्होंने युद्ध को छोड़ने का यहाँ पे निश्चय करने का प्रयास किया था। यहाँ पे कहता है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के द्वारा जो धर्म का प्रचार किया गया था वो क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब धर्म जो था ना, वह कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं थी। ये कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे कि वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। मतलब ये हुआ कि जो अशोक था वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होता है और उनके विचारों को फैलाने का काम करता है। उनके विचारों को फैलाने का काम करता है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाती थी और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। आपको पता होगा कि प्राचीन टाइम में लोगों ने काफी बड़े स्तर पर यज्ञ में बलि चढ़ाने की प्रथा देखने को मिल जाती है। कहता है दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देने का काम किया करते थे। अब यहाँ बात आती है क्या, अब यहाँ बात आती है अशोक के बारे में कि अशोक जो था ना, उसने क्या किया था, उसने कलिंग युद्ध किया। उसने जब कलिंग युद्ध किया तो कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म की स्थापना की। धम्म की जो स्थापना करता है, धम्म एक कैसा सेंटेंस था, तो धम्म एक प्राकृतिक सेंटेंस था। इस धम्म के माध्यम या इसको बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, तो धम्म महामात के नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो क्या करता है, तो धम्म को फैलाने का काम करता है। धम्म को फैलाने का काम करता है। तो धम्म क्या था, धम्म एक प्रकार के अच्छी शिक्षा देने का प्रचार करता है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई राजाओं पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़ करके सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अब यहाँ पर कह सकते हो कि इसका बड़े स्तर पर लोगों को समझाने के लिए प्रयास किया गया। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत को भेजने का काम किया था। कहाँ कहाँ पर, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी इसने अपने दूत को भेजने का काम किया था। अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो एशियन मैप था, एशियन मैप में यदि थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर इसको फैलाने का काम चालू किया था। तो ये रहा आपका, इसी साइड में है आपका, यहाँ पर है आपका सीरिया है। और मिस्र की यदि बात करते हैं तो यहीं पर आपका मिस्र था। ये था आपका मिस्र था यहाँ पर। और ग्रीस की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रीस था आपका यूरोप वाला पार्ट। और जो श्रीलंका की बात करते हैं तो इंडिया का ये नीचे रहा श्रीलंका। तो यहाँ पर भी इसको फैलाने का काम किया गया था। कहते उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। तो ये सभी चीज उन्होंने क्यों बनवाए थे, सड़क बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, विश्राम गृह खुदवाए थे, लेकिन क्यों किया था इनको ऐसा, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि बाहर से यदि कोई भी व्यापारी आ जाए या यहाँ पर कोई राहगीर आ जाए तो राहगीर को रहने के लिए यहाँ पर एक आश्रय स्थल बनाया गया था, आश्रय स्थल, ताकि वो व्यक्ति यहाँ पर रह सके और अपना खुद का विकास कर सके। इसके लिए इसको बनाने का काम चालू किया गया था। यहाँ पे कहता है कि इनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी किया था।
अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चिकित्सा का प्रसार भी देखने को मिल जाता है। तो किसका प्रसार? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा किसका? तो यहाँ पर आपको मनुष्य को और जानवरों के चिकित्सा का जानकारी मिल जाती है। कहता है कि अपने प्रजा के लिए अशोक के संदेश। कह रहा है कि लोग विभिन्न प्रकार के अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए देखा जाए, जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि यहाँ पर लोगों ने अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब होता है पूजा करना, पूजा पाठ करना। तो क्यों किया था? तो इनके पूजा पाठ करने के कई सारे तरीके थे या कई सारे कारण थे। पहले था आपका बीमारी के कारण आपका पूजा पाठ किया गया था। दूसरा यहाँ पे कारण था विवाह के समय पूजा पाठ किया गया था, विवाह के समय। तीसरा था जन्म के समय किया गया था पूजा पाठ। और देखा जाए तो यात्रा के दौरान भी पूजा पाठ किया गया था। तो ये सारे कई रीजन थे जिसके कारण यहाँ पर लोगों ने पूजा पाठ बड़े स्तर पर करना चालू किया था। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ये ज्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या थी? ये क्या है? तो कहता है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों के प्रति आदर करना, सभी जीवों की दया करना, ब्राह्मणों और श्रमिकों को दान देना। क्या ध्यान देना कि जो काम थे ना, यही धम्म का उपदेश था। धम्म का उपदेश, जो धम्म में बताया गया था ना कि हम धम्म के माध्यम से क्या करेंगे, तो धम्म के अंदर से हम उपदेश देंगे कि लोग क्या करें, तो लोग अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, जीवों के प्रति दया दिखाएं, ब्राह्मणों और श्रवण को दान दे। ऐसे काम करने के लिए इसमें बताया गया था। किसमें? तो उसने अपने धम्म के माध्यम से फैलाने का काम किया था। कहता अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों की ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके धर्म की क्या होती है, खिल्ली उड़ती है। उसके धर्म का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो गिर जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी दूसरे धर्म की बुराई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म की बड़ाई कर रहे होते हैं। और अपने धर्म की बड़ाई करने के चक्कर में आप अपनी कुछ गलतियों को बताने का काम करते हैं, इसलिए आपका धर्म यहाँ पर फैलता नहीं है, बल्कि और क्या रहता है, सिकुड़ जाता है। मतलब कि आप अपने धर्म का क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा यहाँ पर अशोक कहते हैं। तो अशोक ने जो इस प्रकार की बातें कही थी, इसका मेन पर्पस था कि वो धर्म को बढ़ावा दे सके, या वो धर्म को बढ़ावा दे सके। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो उनके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो आज के टाइम में देखा जाए तो अशोक के द्वारा धर्म के प्रचार करने के लिए हर व्यक्ति को जो ऊपर उपदेश दिए गए हैं वो बात की जाते हैं, जो आज भी हमारे यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कहता है ब्राह्मणी लिपि के बारे में बात करता है। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मणी लिपि में उत्पन्न हुई है। यहाँ अक्षर आ को अलग अलग भाषाओं में, लिपियों में लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्हें लिखने की हमारे यहाँ पे क्या है, तो अलग अलग प्रकार की कला देखने को मिल जाती है। जब पहले के टाइम में ब्राह्मणी लिपि था उसको अ ऐसे लिखा गया था, बाद में देवनागरी में उसे अ ऐसे लिखा गया, बांग्ला में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे आपका अ लिखा जाता है। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अन्यत्र आपने देखा, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य था उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अब आपको पता होगा यहाँ पर एक चीज और, जब चीन की दीवार बनाई गई थी, जब चीन की दीवार बनाई गई थी तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो चंगेज खान था, चंगेज खान, चंगेज खान जो था वो मंगोलिया का शासक था, मंगोलिया। तो मंगोलिया के जो लोग थे उन्हें हम कहते हैं यायावार समुदाय कहते हैं, यायावार समुदाय कहते हैं। ये समुदाय की खास बात ये थी कि ये लोग क्या करते थे,
तो ये लोग जगह जगह घूमते थे, जाते थे और उनके राज्य पे कब्जा कर लिया करते थे और फिर उनके ऊपर शासन कर लिया करते थे। तो इन्हीं लोगों को रोकने के लिए इस प्रकार की दीवार बनाई गई थी। इस प्रकार की दीवार उन्हीं के लिए बनाई गई थी ताकि वो इधर की ओर आ ना सके और उनको हम रोकने में सफल हो सके। कहता है अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबा है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़कों जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर दिन 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए थे। ये जो आप देख रहे हैं ना बीच बीच जगहों पर, इसे कहते हैं बुर्ज। मतलब कि ऐसा एक ऐसा बड़ा इलाका जहां पर आप खड़े होकर के पूरी तरह से इनका निरीक्षण कर सके या यहाँ पर देख रेख कर सके, उसे कहते हैं बुर्ज। तो यहाँ पर बनाया गया था बड़े बड़े बुर्ज। कहता है पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे अलग था। तो ये आपको जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर 11th क्लास की किताब पढ़ेंगे ना, तो 11th क्लास की हिस्ट्री किताब में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो क्लास आज की वीडियो को कैसे लगी जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार मिलती रहे।